नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। जैसा कि आप में से ज़्यादातर लोग जान ही रहे हैं कि आजकल मोदी सरकार के इलेक्शन बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। 31 अक्टूबर से सुनवाई होगी, जो रोज़ की तर्ज पर सुनवाई होकर के इसका फैसला जल्दी आना चाहता है। इस इलेक्शन बॉन्ड की सुनवाई अपने प्रधान न्यायाधीश या चीफ जस्टिस जो भी कह लीजिए, चंद्रचूड़ साहब की संविधान पीठ कर रही है, जिसमें चंद्रचूड़ साहब अध्यक्ष और 4 और जजेस हैं। उसमें संविधान पीठ का मतलब कि एक ऐसा मामला है जिसको कानूनी तौर पर काफ़ी अहमियत दी जा रही है, और उसके बाद फिर इसमें जो भी फैसला होगा वो मील का पत्थर साबित होगा। मोटे तौर पर ये समझिए। अब कानूनी बॉन्ड जो मोदी सरकार लाई 2017 में, और उसको उसी समय उस पर काफ़ी बावेला मचा, और उसी समय मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद चूँकि उस पर बहुत सुप्रीम कोर्ट में बहुत से मुकदमे होते हैं, वैसे एक उसको भी लिया गया, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस नहीं उस पर दी गई। लेकिन बहरहाल जब अपने चंद्रचूड़ साहब को इसके बारे में बताया गया तो उन्होंने उसको इस हद तक इम्पोर्टेंट समझा कि उसके लिए उन्होंने रोज़ की सुनवाई करके और इस पर फैसला देने के बारे में सोचा, और इसको सामान्य 2 जजों के एक जज की पीठ के सामने बाकायदा संविधान पीठ गठित की, जिसके अध्यक्ष वो खुद है, और इसकी सुनवाई शुरू हुई इसी 31 तारीख से। इसी सुनवाई के दौरान उन्होंने 2 चीज़ें पूछी अपने सरकारी वकील से, या सॉलिसिटर जनरल कह लीजिए, चूँकि भारत सरकार का मामला है। पहली चीज़ उन्होंने कहा कि इलेक्शन बॉन्ड के बारे में मेरी ये राय है कि पूरा पैसा जो भी आ रहा है वो सारा का सारा पैसा चुनाव आयोग को दे दिया जाए, और वो इसको अपने हिसाब से जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके अपने हिसाब से एक गाइडलाइन तय करके उनको दे दे। तो इस पर जो सॉलिसिटर जनरल थे इतना घबरा कर उन्होंने कहा कि साहब ऐसा तो होने से तो फिर कोई पैसा ही नहीं देगा। उन्होंने कहा ठीक है। चीफ जस्टिस साहब ने समझ गए। उन्होंने कहा कि मतलब वो समझ गए कि इसके पीछे मंशा क्या है, इलेक्शन बॉन्ड के पीछे, या समझ ही गए होंगे। और दूसरी चीज़ उन्होंने एक सवाल ये उठाया, चूँकि चीफ जस्टिस साहब ये दोनों सवाल उठा रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनकी एक इम्पॉर्टेंस है, और आप ये मान के चलिए कि इन्हीं दोनों सवालों के आधार पर इस पर आगे भी सुनवाई होगी, फैसला होगा। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि इलेक्शन बॉन्ड में जो कंपनियां पैसा दे रही हैं वो कंपनियां किसी एक पार्टी को पैसा दे रही हैं, लेकिन कंपनियों का शेयर होल्डर जो है वो पता नहीं उन पार्टियों को चाहता या नहीं चाहता, इसकी भी तो एक जवाबदेही तय होनी चाहिए। और जबकि आपकी जो इलेक्शन बॉन्ड योजना है इसमें पारदर्शिता के पूरी तरीके से अभाव है। तो उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें धारा 14 का भी मामला आता है, असमानता का अधिकार, कि सबको समान पैसा मिल रहा है, नंबर 1, और नंबर 2 जो चुनावी चंदा दिया जा रहा है उस चुनावी चंदे को देने में जो कंपनियां जो दे रही हैं उसका जो जनता जो शेयर होल्डर है उसका भी सहमति ली गई है या नहीं ली गई। ये मोटे तौर पे बात सामने आई है। अब चलिए पहले थोड़ा सा चुनावी चंदे का इतिहास समझ लें, उसके बाद आगे की बात करेंगे नटशेल में। चुनावी चंदे का इतिहास, अगर चुनावी चंदे की बात करनी है तो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है लगे, लेकिन जानना चाहिए। चुनावी चंदे का इतिहास, चुनाव मतलब तो थोड़ा बाद में शुरू हुआ जब कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन उसके पहले कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन लड़ रही थी। तो उस समय बड़ी मतलब मोटे तौर पर तो कांग्रेस ही थी जो संघबद्ध रूप से, संगठित रूप से चुनाव स्वतंत्रता संग्राम लड़ रही थी, उसका पूरा एक ढांचा था। तो उसमें 4 आने, उसमें से जो लोग कांग्रेस के मेंबर बनते थे उससे 4 आने फीस ली जाती थी सालाना। ये वो नियम था, और इसीलिए कहा जाता था कि चवन्निया मेंबर है, कांग्रेस के चवन्निया मेंबर है, मतलब बाकायदा पैसा देकर मेंबर बने हैं। और गांधी जी भी अपने आप को कभी कभी मजाक में चवन्निया मेंबर ही कहते थे। देखने में आज की तारीख में बात थोड़ी सी मतलब नहीं समझ में आने वाली बात, लेकिन उस ज़माने में वो चवन्नी काफ़ी बड़ी चीज़ हुआ करती थी, और लाखों करोड़ों लोग उस चवन्नी को देते थे। एक कांग्रेस के पास एक अच्छा खासा फंड हुआ करता था। और ये भी सही बात है कि तमाम बड़े आदमी भी कांग्रेस को पैसा देते थे, राजे रजवाड़े भी देते थे, विदेशी कंपनियां भी देती थी, जैसे ही सूचनाएं मिली। लेकिन ऐसा कुल मिला के था। बाद में बहरहाल वो कांग्रेस ही चुनाव के बाद सत्ता पर काबिज हो गई, और वो सिलसिला चलता रहा। और ये भी सही बात है कि जो सत्ताधारी पार्टी को जो फायदे होते हैं मनी मैनेजमेंट में, वो फायदा या मनी फंड रेजिंग में कांग्रेस को भी होता था। ये सिलसिला चला। ये सिलसिला मोटे तौर पर ये मान के चलिए कि सन 80 में जब तक इंदिरा गांधी थी तब तक चला। अब मैं आपको बात चल रही तो इसे मैं यहीं पर याद दिला दूं कि आप लोगों को याद होगा कि यशपाल कपूर हुआ करते थे, या जो प्रमोद महाजन हुआ करते थे, या महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे हुआ करते थे, या कांग्रेस में सीताराम केसरी हुआ करते थे। ये सब लोग एक तरीके से जो फंड रेजर माने जाते थे, फंड मैनेजर माने जाते थे। क्योंकि जाहिर सी बात है जब पॉलिटिकल पार्टी है और उसमें चुनाव लड़ रही है तो कई बार ऐसे क्राइसिस के समय आते हैं
जब बहुत से पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो उस तरीके के वो जो ज़माने में जो ये सब फंड रेजर होते थे, उनका सबका बहुत इसीलिए इम्पोर्टेंस होती थी, राजनीति में उनका बड़ा दखल होता था। उनकी जो पार्टी होती थी, जैसे भारतीय जनता पार्टी में प्रमोद महाजन थे या गोपीनाथ मुंडे थे या इधर आपके यशपाल कपूर थे या सीताराम केसरी थे, इन लोग की काफ़ी इम्पोर्टेंस थी। लेकिन कुल मिलाकर के जो चुनावी फंड आता था, वो इतना मतलब ऐसा नहीं था कि आप उसके बारे में जान नहीं सकते। मोटे मोटे तौर पर सबको उसकी जानकारी होती। उसके बाद आया अपने नरेंद्र मोदी साहब का समय। बल्कि ये कहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के सामने का समय आने के पहले एक बीच के एक और समय आया, राजीव गांधी का समय, जिसमें कि ये बात अब मतलब व्यावहारिकता के तकाजे पर लोग सोचने लगे कि भाई चुनाव में काफ़ी पैसा लगता है। और ये बात उतनी ही सही है कि चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जनता से उसको मिलने वाला पैसा लगातार कम होता गया, या कह लीजिए उन लोगों ने लेना बंद कर दिया, जो भी वजह रही हो। तो ये हुआ कि अब जो चुनावी कंपनियां जो है, जो मतलब कंपनियां जो चुनाव में पैसा देना चाहती हैं, उसे ले लेना चाहिए। तो सबसे पहले ये सुधार जो है राजीव गांधी ने किया। उन्होंने एक नियम बनाया कि भाई जो कंपनियां हैं वो 5% तक अपने प्रॉफिट का चुनावी चंदा दे सकती हैं, राजनीतिक दलों को, किसी को भी दे सकती हैं। और उस चीज़ को बाद में बढ़ा करके 7.5% कर दिया मनमोहन सिंह की सरकार ने, कि 7.5% तक अपने जो कंपनी जो फ़ायदा हो रहा है कंपनियों को, उसको दे सकती है पॉलिटिकल पार्टियों को। ये कानून बना। इस जंक्चर पर अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का पदार्पण हुआ। और जैसी उनकी आदत है, वो गुजराती मतलब गुजरात के उससे आए हैं, मतलब वातावरण से, जहाँ के एक तरीके से व्यापारियों का बोलबाला है दुनिया में भी और यहाँ हिंदुस्तान में तो है ही। और उन्होंने एक पूरी व्यापारिक बुद्धि लगा करके इलेक्टोरल बॉन्ड का निर्माण कर दिया। अब जाहिर सी बात है, सरकार के इलेक्टोरल बॉन्ड कौन नहीं खरीदना चाहेगा, या क्योंकि भाई सारी चीज़ें सरकार के ही हाथ में है। और उसमें एक चीज़ और भी परिवर्तन कर दिया गया कि एक नियम ये भी बना दिया गया कि बाहर के देश भी जो है वो इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा दे सकते हैं। उस पर हालांकि चुनाव आयोग ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत आपत्ति जताई और कहा कि इस तरीके से बाहर की कंपनियां अगर चंदा देंगी तो वो यहाँ की राजनीति में भी हस्तक्षेप कर सकती हैं, ऐसा सब रहेगा। लेकिन बहरहाल अपने नरेंद्र मोदी साहब ने नरेंद्र मोदी वो पूरा इलेक्शन बॉन्ड आ गया और उसमें बहुत रुपया आ गया, जिसका कि मतलब जिसके बारे में पता लगाना थोड़ा मुश्किल काम है। और इसमें दो बातें कर दी गई इसमें, क्या नाम है, एक तो ये है कि इसको पूरी तरीके से अपारदर्शी बना दिया गया कि मतलब जनता बिल्कुल नहीं जान सकती कि किस इलेक्शन बॉन्ड में कितना पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास आया। जस्टिस चंद्रचूड़ साहब के पूछने पर अटॉर्नी जनरल ने भी कह दिया इस बात को खुल करके कि जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कितना पैसा कहाँ से क्या आया। अब इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा आप इधर से आ जाइए कि आप ये देखिए कि मोटे तौर पर इस बात को समझिए कि इधर जो पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो पूरी तरीके से उद्यमियों के हित की सरकार है। एक तो उनके लोन तो माफ़ी कर रही है, और दूसरे जो आए दिन जो क्या नाम है चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं और ये सब हो रहा है। अभी हाल ही में कल ही परसों में क्या नाम है जो कमर्शियल सिलेंडर उसका दाम 100 रुपया बढ़ा दिया। तो ये कुल मिलाकर के ये जो उद्यमी जो चंदा दे रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपया, ये उनको लौटाने का ही प्रयास हो रहा है। भाई कोई भी बनिया जो है किसी को ऐसे तो पैसा दे नहीं देगा कि लो भैया दान का पैसा रख लो। जाहिर सी बात है जो वो पैसा आ रहा है उस पैसे के एवज में वो कुछ ले रहा है, जो मोटे तौर पर दिखाई भी देने लगा है। चीज़ों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब अरहर की दाल 150 रुपये किलो हो गई, ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जाहिर सी बात ये पैसा कहीं ना कहीं से खिंच करके वहीं तो जा रहा है, उसी बनिए के पास ही तो जा रहा है। जैसा राहुल गांधी ने आरोप भी लगाया कि भाई आप एक पैसा जहाँ आप अपना बिजली का स्विच ऑन करते हैं, समझ लीजिए कि आप पैसा अडानी की जेब में पहुँचा रहे हैं। क्योंकि अभी खुली सच्चाई है कि वो बाहर के खदानों से कोयला लाकर, जबकि हिंदुस्तान में पर्याप्त मात्रा में कोयला मौजूद है, ज़बरदस्ती कोयला ला के यहाँ की बिजली कंपनियों को महंगा कोयला बेचा जा रहा है सरकार की शय पर। बहरहाल ये सब हो रहा है। तो ऐसे में ये अब बात हो गई है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड बना है, ये मोटे तौर पर इस बात का एक संघबद्ध प्रयास किया गया है कि आप हमको सरकार चलाने के लिए पैसा दो और हम आपको उसके एवज में जो आप चाहते हैं वो देंगे। कहीं ना कहीं इसीलिए अपने जो अडानी सेठ हैं, आप ये भी मान के चलिए कल को अगर ये इसमें पारदर्शिता आई या सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लाई गई, तो आप देखिएगा कि अपने अडानी साहब, ये हो सकता है कि अडानी साहब का भी जो है करोड़ों अरबों रुपया जो है इलेक्टोरल बॉन्ड में आया हो। ये बात आए सामने तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जो अब सुनवाई चल रही है वो बेसिक सुनवाई इसलिए ये बात पे चल रही है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो अपने मोदी जी लाए हैं ये कानूनी रूप से कितना वैध है। बेसिक बात यहाँ पर आ गई, इसी पे फैसला होना है
कि अगर ये कानूनी रूप से ही नहीं वैध है तो फिर तो जाहिर सी बात है कि ये इतनी बड़ी योजना जो है इस केवल केवल इसलिए चल रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इंडस्ट्री से पैसा लेकर के सरकार के माध्यम से उनको सुविधाएं दी जाए, और ये पैसा जो इकट्ठा एक जगह इकट्ठा हो गया जिसके बारे में कोई पूछने ताछने वाला नहीं है, उससे राज्यों की सरकारें गिनाई जाएँ, चुनाव में सरकारें गिराई जाए, चुनाव में मनचाहा प्रचार किया जाए, मनचाहा विज्ञापन दिया जाए, सब कुछ दिया जाए। ये एक इस बात को चल रहा है और इस बात पे जैसे जैसे सुनवाई होगी चीज़ें सामने आएंगी। बहरहाल सबसे मोटी बात जो है जिस पे सुनवाई चल रही है वो ये है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये अपारदर्शी क्यों है और जनता को इसके बारे में जानने का हक क्यों नहीं है, और उससे भी बड़ी बात कि ये पूरी की पूरी योजना ही कानूनी है या गैर कानूनी है, इस पे फैसला सुप्रीम कोर्ट जल्दी ही देगा। अब अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।